नमस्कार दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर पर। शाम का समय हो चुका है। यहाँ पर हमें काफ़ी लोग घूमते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि आपको पता है, आरती का समय हो चुका है और लोगों की भीड़ उमड़ती ही जा रही है। आज हम लोगों से बात करेंगे उनके जीवन के बारे में, उनको क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। उसके साथ साथ आज प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर भी हम लोगों की राय जानेंगे। पर्यटक हैं जो कि यहाँ कुरुक्षेत्र घूमने आए हैं। आइए उनसे उनकी राय जानते हैं कि उनको कुरुक्षेत्र की व्यवस्थाएं कैसे लगी। सर, आपका नाम? जंग बहादुर सिंह। जी, आप कहाँ से आए हैं? बिहार, सासाराम। आपको कुरुक्षेत्र कैसा लगा? बहुत अच्छा। ये मेरे फादर इन लॉ है, तो मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ। पिछले 2 साल से बैंक में काम करता हूँ। मैं बैंकर हूँ, 2 साल से ही रह रहा हूँ। तो जस्ट ऐसी सिचुएशन बनी कि पापा विजिट करने आए, उन्होंने दिल्ली इनको आना था। तो दिल्ली जब आ गए तो मैंने कहा एक बार कुरुक्षेत्र भी आके देखो, ये भी मतलब तीर्थ स्थान है, एक है। तो यहाँ भी घूमने फिरने की काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। तो फिर ऐसे प्लान बना इनका। जैसे कि आपने बताया आप 2 साल से कुरुक्षेत्र में जॉब कर रहे हैं, तो आपको अपने बिहार के हिसाब से यहाँ पे कौन सी चीजें अच्छी लगी, कौन सी? काफ़ी सारी चीज़ें हैं। पहला तो हम कह सकते हैं जो लिविंग स्टैंडर्ड है बिहार के मुकाबले काफ़ी मतलब ऊंचा है। यहाँ पे मतलब जैसे बिहार में गरीबी या पॉपुलेशन कह सकते हैं, कुरुक्षेत्र या हरियाणा की अगर पूरे बात करें तो उतना डेंसली पॉपुलेटेड नहीं है एज़ कम्पेयर टू बिहार। ये जो ईस्टर्न यूपीज़ है, तो पॉपुलेशन, बाकी यहाँ का रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी सही है कहीं भी। बाकी हरियाणा रोडवेज़ है, हर जगह से हर टाइम पे बसेस उपलब्ध होती है। ये है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो यहाँ पे आपको कमी लग रही है? नहीं कमी है। जैसे मैंने कुरुक्षेत्र का जो रेलवे स्टेशन है उसमें अभी देख रहा था काम चल रहा है रिनोवेशन का, बट रिनोवेशन हो जाए तो बढ़िया लगेगा। और जो स्टेशन के आसपास का एरिया है तो वो उसमें भी काफ़ी सुधार करने की ज़रूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, या फिर जो वहाँ पे जो गंदगी वगैरह है वो भी साफ़ सफाई के अनुसार वहाँ काम करने की व्यवस्था है। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री है और पिछले 6 साल से वो प्रधानमंत्री है और उन्होंने देश के विकास में काफ़ी अहम योगदान दिया है। आज मैं कह सकता हूँ कि पिछले 6 सालों में जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, ये मतलब देश हमारा अंदर से हो चाहे बाहर से, दोनों ही मोर्चों पे मजबूत हुआ है। पहले हम चीन से अगर कंपेयर करते थे तो हमारी जो पिछली सरकारें वो करती चीन के दबाव में काम करती थी, बट मोदी गवर्नमेंट ऐसी है जो खुद मतलब तो देश के हित में होता है वैसी डिसीजन लेती है। तो मैं तो मोदी गवर्नमेंट के मतलब गवर्नमेंट से काफ़ी प्रभावित हूँ और मेरे को अच्छा लगता है। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि प्रधानमंत्री अगले 5 साल और रहे तो देश का और अच्छे से विकास हो सके। कैसे देखते हो किसानों? मैं ये कह सकता हूँ, देखिए जैसे अभी आपने पिछला मानसून सत्र गया, उसमें 15-20 दिन की संसद हुआ था, बट जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं या फिर किसान, उनके प्रतिनिधि सरकार के पास, देखिए जो बात करने का असल मंच होता है वो तो संसद ही है। अगर वो अपनी बात, चाहे किसान के आंदोलन के नेता हो या फिर जो विपक्षी पार्टियां, अगर वहाँ इस चीज़ को रखते तो जो जरूर समाधान होता है। मैं भी जो भी न्यूज़ चैनल्स है या जो भी लोकसभा राज्यसभा के जो टीवी आते हैं, जो हमारे लाइव प्रसारण होता है, वहाँ भी देखता हूँ। वहाँ पे जो हमारे सरकार के मंत्री थे वो कहते थे कि जो भी मतलब विपक्ष की मांगे है या जो भी उनका पॉइंट है वो हम यहाँ पर संसद में डिस्कस बिल्कुल करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य कि विपक्ष की तरफ से कोई उस बात पे बात ही करने ने बाहर चलता रहा सारा, कि सरकार ये नहीं कर रही है, सरकार वो नहीं कर रही है, हमारी मांगे नहीं सुन रही है। जो बातें उनको तो वो तो संसद में रखना था, वही उनका हल होता। एक बात कही जाती है, किसान नेता भी बोलते हैं, बिल्कुल, जो बिहार है, बिहार में एमएसपी नहीं मिलता, प्राइवेट मंडियां हैं वहाँ पर। जिस प्रकार से हरियाणा पंजाब के किसान समृद्ध हैं, वहाँ के किसान समृद्ध नहीं है। बिल्कुल। पर मोदी जी से खुश हो, इसका कारण क्या है? बिल्कुल, ये तो जो बिहार गवर्नमेंट है या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है मोदी की, बिल्कुल बात करेंगे। हमारे जो वहाँ के लोकल नेता हैं वो बात रखते हैं, लेकिन जैसा मैं मान सकता हूँ कि जैसे जो पंजाब और हरियाणा के किसान है या जो नेता है जो अपनी बात बढ़िया से रख सकते हैं, वो शायद हमारे जो बिहार और ईस्टर्न यूपी के जो सांसद हैं वो अपनी बातों को नहीं रख पाते। ये मैं कह सकता हूँ। महंगाई को किस प्रकार से देखते हो? नहीं, बिल्कुल महंगाई तो है, तो मैं मोदी सरकार या उनके गवर्नमेंट से भी हमारी विनती रहेगी, सर जो आम पब्लिक है उनके बारे में भी सोचा जाए। महंगाई जरूर कम होनी चाहिए, थोड़ी बहुत काफ़ी बड़ी है, और एज ए सिटीजन हमें भी महसूस होता है, क्योंकि हम तो अमीर उतने हैं नहीं कि 200-400 रुपये बढ़ गए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तो जरूर पड़ता है। धन्यवाद सर। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं। सर, आप कुरुक्षेत्र से ही हैं? पानीपत से जी, आप यहाँ पर घूमने आए हैं? ना स्नान करने आ रहे हैं। हम 21 दिन है, एकादशी है,
इसलिए स्नान करने आए थे। आपको यहाँ कुरुक्षेत्र की व्यवस्थाएं कैसी लगी, ब्रह्म सरोवर कैसा लगा? देखो ये तो मानता है, हरियाणा की पुराने टाइम से सभी मानते हैं, कृष्ण जी की लीला है, यहाँ पे बड़ा आनंद आता है देख के। आपको ऐसा कुछ लगा जो जिन चीजों में सुधार करने की जरूरत है? काफी, जैसे कि कौन सी चीजों के बारे में बात करना? जैसे मान ली बेरोजगारी तो हमारा मेन मुद्दा है। एक जो हमारे किसान बैठे हुए हैं, ये बोलते थे हमारे बुजुर्ग जो भी चरण सिंह हमारे प्रधानमंत्री हुए, चौधरी देवलाल हुए, उन्होंने कहा कि लोक लाज से लोक राज चलता है। तो लाज जहाँ पे नहीं रहेगी, अगर 10 आदमी है भी तो भी राजा को उसकी सुननी चाहिए, एक लोकतंत्र की परिभाषा है। अगर लोकतंत्र किसी को तानाशाही से दबाएंगे, लठ से लठ मारेंगे या किसी का सिर फोड़ेंगे, ऐसे हमारा देश सुधरने वाला नहीं। जिस देश में मन की बात हो, काम की बात ही ना हो, तो उस देश का कैसे सुधार हो सकता है? आज हमारी जीडीपी देख लो, हम भी मोदी के वर्क कर रहे हैं, वोट दी है हमने अच्छी तरह से, खूब 2 प्लान हमने मोदी को दिया, क्योंकि एक हम भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहते थे, किसी प्रकार हमारे देश का छुटकारा पाए। हम 70 साल से आज़ाद हो गए थे, लेकिन असली आज़ादी आज आप जाओगे किसानों के घर पर जाकर देखोगे ना, तो नून मिर्च के साथ रोटी खाते हैं जी वो। मान ले सरकार क्या कहती है कि 8,500 रुपये 8500 रुपये सालाना इनकम दे रखी है किसान की 1 महीने की, तो उसके बाद अगर मान ले कोई भी न्यूनतम श्रमिक वेतन भी देख लो, वो भी उससे ज़्यादा है। जिसमें किसान परिवार है वो कम से कम 5 या 7 फैमिली मेम्बर होते हैं। उनकी तरफ तो देखो, कम से कम भाव फसल का हमें पूरा नहीं मिल पाता। अगर मिलता है कहीं पे जाके, पूरे देश की व्यवस्था की एक बार निजीकरण कर दिया। हमारी लड़ाई क्या थी आज़ादी के समय? हम निजीकरण से लड़ रहे थे। मान ले लोकतंत्र अगर राष्ट्रीयकरण होगा तो हमको सुविधा मिलेंगी, अगर कोई कंपनी आ गई वो तो अपने अनुरूप चलेगी। तो ये हमारे मजदूर भाई, किसान भाई, व्यापारी भाई जितने भी हैं ना, तो उनको सोचने की ज़रूरत है। देश दूसरी दिशा में जा रहा है। मान ले थोड़ा माइंड पे विचार रखेंगे, सभी ने वोट दिया, 330 सीट ऐसे नहीं आती। देश पूरा उनकी तरफ था, एक आस थी अगर भैया तो कृष्ण की तरह कुछ लीला करेंगे। लेकिन जो रिकॉर्ड आते हैं, जिनकी भी मान ले जो एजेंसी हैं सर्वे करती हैं, हम बांग्लादेश और पाकिस्तान से पिछड़ चुके हैं। करनाल टोल प्लाजा पर 28 अगस्त को लाठीचार्ज हुआ है, किस प्रकार से देखते हैं उसको? देखो, एक ये मान ले किसी भी चीज़ को अगर लठ से हम मनाना चाहेंगे तो ये लोकतंत्र की हत्या है, सरासर हत्या है ये। मैं तो एक मीडिया चैनल वालों को जो भी सपोर्ट कर रहे हैं, गोदी मीडिया जिसे बोलते हैं, मान ले चौथा सितंबर होता था ये, अगर ये सितंबर गिर जाएगा तो हम फिर से गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति देश की रही तो 10 साल के बाद दिखा देंगे, कहीं काम मिल जाए। बेरोजगारी बढ़ गई है, हर आदमी मान ले रोटी के लिए मोहताज हो जाएगा। गैस सिलेंडर लगा लो आप, डीजल पेट्रोल की महंगाई लगा लो, कोई लगाम लगाने कोई अच्छी बात भी करता है ना, तो उसको वहीं जवान उसकी बंद कर दी जाती है। सबसे महंगाई इतनी बढ़ गई है, पेट्रोल के रेट भी 100 को छूने को है, सब्जियां हर चीज महंगी हो गई जी। कैसे देखते हो महंगाई? देखो, मान ले बेरोजगारी नहीं होगी, पैसा जेब में है नहीं, तो मान लो रसोई कैसे चलाएगा? ऊपर से हर चीज़ महंगी हो जाएगी, तो नेचुरल बात है, मान लो अफरा तफरी मचेगी, गुंडागर्दी होएगी, लूट खसोट होएगी। जो स्थिति देश की चाहिए थी ना, वो नहीं यहाँ हमें सुचारू रूप से सब कुछ अच्छा लगा। कुरुक्षेत्र हमारी बिल्कुल पवित्र, पूरे विश्व में प्रसिद्ध भूमि है, जहाँ महाभारत तो श्री कृष्ण जी ने अपनी लीला रची, द्रौपदी का खप्पर और कृष्ण का चक्कर चला, तो वही स्थिति आज देश में दोबारा आने जा रही है। क्योंकि जो मान ले यही सोचते हैं कि ना ये उधर है, ये उधर है, अगर मान ले जहाँ मन की बात होगी, काम की बात ना होगी, मान लेते कि हिंदू मुसलमान को लड़ा दिया जाए, जाट नॉन जाट को, पटेल नॉन पटेल को लड़ा दिया जाए। देखो, हमारा देश जाग चुका है, 2 बार बहुमत दिया है, पहले अल्पमत में सरकार आती थी। क्योंकि 1 मिनट लगता है, मान ले समझदार काफ़ी पढ़ा लिखा हमारा समाज हो गया, अगर मान ले काम ना कर पाए तो देखो देश क्या करता है आगे। प्रधानमंत्री का जन्मदिन है आज, कुछ कहना चाहेंगे? और पहली बात तो प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की मुबारकबाद देना चाहूँगा। एक किसान होने के नाते उसको, मैं तो उनको 1000 वर्ष तक जिए, लेकिन देश के बारे और किसान के बारे में हाथ जोड़ के विनती है, थोड़ा विचार करें। महिपाल नंबरदार। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे साथ काफ़ी दर्शक जुड़ चुके हैं। हम लोगों का धन्यवाद करना चाहेंगे उनके रिव्यू के लिए। आइए अब और लोगों से जुड़ते हैं और उनसे बात करते हैं। सर, आप कुरुक्षेत्र से ही हैं? हाँ जी।
ओके, आप यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में क्या बात करना चाहेंगे? मैं यहाँ के रोड की व्यवस्थाओं के बारे में कहना चाह रहा हूँ कि जो सिटीज़ के रोड हैं वो पूरी तरह से टूट चुके हैं। सारे सिटीज़ के जो बाईपास रोड हैं वो भी काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। आपको सबसे ज्यादा समस्या रोडों की लग रही है, आपको क्या कदम उठाने चाहिए कि रोडों की समस्या से सरकार को मेंटेनेंस करवाना चाहिए रोड का टाइम टू टाइम, और क्या, और पानी की निकासी अच्छे से हो ताकि रोड जल्दी टूटे ना। दूसरी हमारे सामने जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो महंगाई की। आप महंगाई के बारे में क्या बात करना चाहेंगे? महंगाई तो एक अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि टेम्परेरी बेस पे है, क्योंकि कोविड के चलते थोड़ी देश की अर्थव्यवस्था ख़राब हो गई, फिर ठीक हो जाएगी। किसानों की समस्या देखिए जेन्युइन समस्या है, और इसके लिए गवर्नमेंट को एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए, क्योंकि जो किसान हैं वो अब ऑर्गेनिक कृषि की तरफ मूव करें। अब इन जो खाद वाली, इससे क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो किसानों को मर रहे हैं भारत में, तो किसान भी कहीं ना कहीं लोगों को मार ही रहे हैं एक तरह से। तो अब पूछिए कैसे, कि काफ़ी ज़्यादा रासायनिक खाद यूज करने से लोगों के जीवन में भी प्रॉब्लम आ रही है। हर जगह कहीं कैंसर और डिफरेंट तरह तरह की बीमारियां, लाइफ का कम होना, ये सब चीज़ें। तो सरकार को सामाजिक विकास के लिए सभी को लेकर चलना ज़रूरी है। एनवायरमेंट इस प्रकार का हो गया है कि जो रासायनिक खादें हैं उनके बिना खेती करना संभव नहीं, उसको किस तरीके से आप? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि रासायनिक खाद के बगैर खेती करना संभव नहीं। ऑर्गेनिक खेती, एक बार चीजें मान लीजिए कोई भी सिस्टम अगर गड़बड़ हो में एवरेज कहाँ से नहीं, किसान के इतने ज़्यादा आजकल खर्चे हो चुके हैं। 1 एकड़ पे धान बोने का उसका 15,000 तक 20,000 तक उसका खर्चा आता है। उसको अगर 30 क्विंटल की पर एकड़ एवरेज नहीं मिल पाएगी तो वो कहाँ से अपने खर्चे पूरे करेगा, कहाँ से अपने बच्चों को पढ़ाएगा? वो ऑर्गेनिक और लोगों के बारे में सोचता वो रहेगा, उसके बच्चे भूखे मर जाएंगे। किसान का मंथली कोई इनकम नहीं आता है, वो गवर्नमेंट जॉब नहीं करता है, उसका हर महीने 50,000 रुपये सैलरी नहीं है। वो 2-4 एकड़ की अपनी किसी से जोतता है, उसी से अपने बच्चे पालता है। अगर उसकी 30 क्विंटल की एवरेज 35 क्विंटल की नहीं आएगी, वो बिल्कुल अपने खर्चे सहन नहीं कर पाएगा, आत्महत्या की तरफ जाएगा वो। ये ऑर्गेनिक कृषि किसान के लिए नहीं है। इस समस्या पर आप क्या कहना चाहेंगे? अगर एक साल किसान अनाज नहीं उगाएगा, वो अपने घर के लिए उगाएगा, मिडिल क्लास लोग भूख से मर जाएंगे। कितने परसेंट को सरकार अनाज देगी? 3 किलो अनाज में जिसका 15 बच्चे हैं, क्या होएगा? मैं जॉब करता हूँ इसमें। तो आपके सामने किसान भी हैं, कैसे देखते हो इस समस्या को? किसानों ने भी अपनी बात रखी। नहीं, किसानों की समस्या मैं तो कह रहा हूँ जेन्युइन समस्या है, और ये चीज़ें एक दिन में नहीं आएगी। अगर जैसे इसमें जो सरकार ये सब्सिडी देती है, ये सारी चीज़ें देती है, तो रासायनिक ऑर्गेनिक खाद पे भी दे सकती है, और चीज़ों को थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सकता है। हमारे देश में ऐसा नहीं कि पैसों की इतनी कमी है, करप्शन को सरकार कम करके, चीज़ों को ट्रांसपेरेंट बना के ये सुविधाएं दी जा सकती है देश में। ये चीज़ें मैंने देखी है, और ये हो सकता है। हर एक डेवलप कंट्री जो है क्या है, हर चीज़ों को अगर आप देखिए, रोड है, सपोज दैट रोड खराब है, अगर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सही से तैयार करके एक बार रोड बना दिया जाए तो बार बार इतनी रोड बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप बात कर रहे हैं डीएपी का रेट, और जो रासायनिक दवाइयां हैं इस वक्त इतनी महंगी हैं बाजार में, सब्सिडी होने के बावजूद भी किसान अगर एक स्प्रे भी करता है तो उसको 3 से 4 हजार रुपए पर एकड़ पड़ता है बस। रासायनिक खाद का उपयोग जैसे एक लिमिटेशन में हो, ठीक है, तो चीज़ें ठीक रहती है। और मैंने बताया कि अगर ऑर्गेनिक खाद की तरफ मूव करना है, कि हमें ऑर्गेनिक खेती करना है, तो सरकार को थोड़ी सब्सिडी देनी पड़ेगी किसानों को। वो चीज़ें थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा कि कैसे किसानों को हम पैसे ट्रांसफ़र करें, ताकि किसानों के पास हम कम से कम कॉस्ट में उसको ऑर्गेनिक खाद मिल सके, और उसको खेती में जो है मिनिमम कॉस्ट लग सके। तो सरकार जो है इस तरफ मूव करेगी। अभी अब जैसे मान लिया अनाज का उत्पादन है, अब हम कह रहे हैं कि भाई 5 kg अगर एक मान लिया बीघे में अगर जितना भी उत्पादन हो, अगर उसकी उत्पादन दोगुनी भी हो जाए, ठीक है, लेकिन वो फसल कहीं जा नहीं रही, कहीं फसल कंज्यूम नहीं हो रहा है पूरे वर्ल्ड में। तो जब फसल कहीं कंज्यूम नहीं हो रहा है, तो कहीं फसल की मांग ही नहीं है, तो वो फिर उसके रेट ऑटोमेटिक घट जाएंगे, चाहे आप कितना ही उपजा लो। तो इसके लिए है कि हम जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है उसकी तरफ मूव करें, जहाँ दुनिया में डिमांड जिस चीज़ की है हम उसकी तरफ जाएं। ये कोई बीपी की दवाई लेने गया था, उसका मार्केट रेट 75 रुपये था। यहाँ एक सबसे फेमस मेडिकल स्टोर है रामा, उसने उसी दवाई की कीमत 2200 रुपये बोले आपको लेस करके मैं 1500 रुपये में दूंगा। उस पर नेट पे चेक की, उसकी कीमत 80 रुपये थी। क्या सरकार उस दवाई विक्रेता पे क्या
एक्शन नहीं ले सकती, जिसका मार्केट रेट 80 रुपये और वो बेच रहा है 2200 रुपये में। आम आदमी को क्या पता है स्टैंप कितने की लग रही है। ये चाहिए सरकार को। नहीं, ये सर इससे काम नहीं बनेगा। देखिए 6,000 रुपये की रकम कोई ज़्यादा बड़ी नहीं होती। 6,000 रुपये का तो किसान का शुरुआती दौर में ही मतलब कि 1 एकड़ का खर्चा है जो स्टार्टिंग करता है, वो जुताई का ही खर्चा है वो। इसको थोड़ा बढ़ाइए, सरकार से रिक्वेस्ट है ये। दीप शर्मा जी, मेरा डिस्ट्रिक्ट कैथल पड़ता है, कैथल से 15 किलोमीटर मेरा गाँव है। मैं डिस्ट्रिक्ट सीतापुर यूपी के अंदर खेती करता हूँ, 5-6 साल से वहीं पर कृषि कर रहा हूँ।